आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी बुक का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली चीज कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम के साथ आते हैं और सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक कंप्लीटली ग्रुप होता है या कह सकते हैं सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि पहले लाइन में लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that regulates the way in which how application software and user use the computer hardware and how user control the computer। अगर इसको मैं आम भाषा में कहूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये ग्रुप होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उन सभी का अलग अलग काम होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है कि किस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर सिस्टम के हार्डवेयर का उपयोग करेंगे। बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा पॉपुलर आज के टाइम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल फोन्स के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, उबंटू एटसेट्रा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या काम करता है। सबसे पहली बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की। देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग पावर होती है प्रोसेसर के पास में, लेकिन वो केवल और केवल प्रोसेसिंग करा सकता है। उसको कितनी प्रोसेसिंग करानी है, क्या चीज प्रोसेस करानी है, ये सब देखने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी हम किसी कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए होती है रैम के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या काम करेगा? वो हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल्स को सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके प्राइमरी मेमोरी पे लोड करेगा। तो लोड करते वक्त किस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, इसका भी काम कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। थर्ड इज इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर कौन से इंस्ट्रक्शंस इनपुट के अंदर जाएंगे और कौन से रिजल्ट आउटपुट में आएंगे, इसको भी देखने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग किसी भी कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिसकी मदद से हम लोग पूरे कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जैसे कि जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने के बाद में कुछ सेकंड के बाद में कंप्यूटर रेडी हो जाता है काम करने के लिए। वो जो सारी चीजें आप लोगों को मॉनिटर पे दिखाई देती है वो सब दिखाने का कार्य किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी चीज को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं जो भी आप लोगों को डेस्कटॉप यानी कि आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मोबाइल्स के अंदर भी फाइल मैनेजर आता है और साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर भी माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी के नाम से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पे आप सभी फाइल्स को फोल्डर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं। ये काम भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंटरनेट से वायरस ना आ जाए उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ फायरवॉल भी लगी हुई आती है। फायरवॉल एक इनबिल्ट सिस्टम होता है वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर को, और ये भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। नेक्स्ट आ जाता है एरर डिटेक्शन। अगर कभी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एरर आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, फाइल करप्ट हो जाए, तो उस टाइम पे एरर को डिटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। साथ ही साथ अगर कोई भी एरर डिटेक्ट होती है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में ये भी पावर होती है कि वो उसको एरर को डिटेक्ट करने के बाद में उसको डिबग भी कर सके, यानी कि सॉल्व भी कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रबल शूट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। वैसे तो मार्केट के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे ट्रिपल सी सिलेबस के अकॉर्डिंग और बुक के अकॉर्डिंग टोटल 5 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लिस्ट किया गया है। सबसे पहले है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहां लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स इन बैचेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब हुआ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एग्जीक्यूशन करता है, यानी कि जो भी कार्य करता है, उनके वो पहले छोटे छोटे बैचेस बनाता है और उन बैचेस को ऑटोमेटिक तरीके से एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। चलिए इस चीज को हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड्स दी रैंडम तरीके से। कभी मैंने कट के लिए बोला, कभी मैंने कॉपी के लिए बोला, कभी मैंने पेस्ट के लिए बोला। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा कि जितनी भी कट कमांड होगी उनका एक ग्रुप बनाएगा, जितनी भी कॉपीज कमांड होगी उनका एक अलग ग्रुप बनाएगा और जितनी भी पेस्ट कमांड होगी उनका एक अलग ग्रुप बनाएगा। और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो एक सिंगल सिंगल ग्रुप को एग्जीक्यूट यानी कि रन कराने का काम करेगा। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि लिखा हुआ है इट अलाउज मैनी यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। इट मीन्स यहाँ पे जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को अलाउ करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंप्यूटर है, सिंगल सीपीयू, और हमने उससे काफी सारे टर्मिनल कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं। टर्मिनल्स मीन्स कि आप लोगों के पास में एक ही सीपीयू से कई अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं। किसकी मदद से? लाइक थिन क्लाइंट डिवाइस की मदद से। तो वहां पे क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी डिवाइसेस मेन सीपीयू से जुड़ी हुई होगी वो सारे डिवाइसेस का यूज सभी यूजर कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर है, मेन सीपीयू से जुड़ा हुआ है। अगर जितने भी यूजर यहाँ पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनमें से कोई भी प्रिंट कमांड देगा तो प्रिंटर उसको प्रिंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। It manages a group of different computers and make appear to be a single computer. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, तो उसको वहां से एक लैपटॉप दिया जाता है घर बैठे काम करने के लिए। लेकिन वो लैपटॉप केवल और केवल उसी कंपनी के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य किसी कार्य के लिए इस्तेमाल वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लैपटॉप होगा या वो जो सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम, वो कंपनी के मेन सर्वर से जुड़ा हुआ होगा। जो भी कार्य वहां पे यानी कि उस लैपटॉप के ऊपर होगा वो सभी चीजें कहाँ स्टोर होगी? वो होगी मेन सर्वर के ऊपर। इसी तरह बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज अलग अलग लोकेशन से काम करते होंगे, लेकिन वो सारा का सारा डाटा या वो सारी के सारी प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ हो रही होगी? कंपनी के मेन सर्वर पे। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि कंपनी के जितने भी लैपटॉप्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं उन सभी के ऊपर होने वाला कार्य एक्चुअली हो कहाँ रहा होगा? कंपनी के मेन सर्वर पे। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो सारे के सारे कंप्यूटर्स अलग ना होकर के एक सिंगल कंप्यूटर हो। सिंगल कंप्यूटर मीन्स कंपनी का मेन सर्वर। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड रिसोर्सेज बाय कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि वहां पे लैन के अंदर यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर
फाइल को शेयर किया जा सके और रिसोर्सेज को भी शेयर किया जा सके थ्रू ए कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स in this type of operating system, processing must be done inside the specified constraint, otherwise the system will fail। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों को एक डेडलाइन देखने को मिलती है कि अगर हमने कोई भी प्रोसेसिंग कराने के लिए कंप्यूटर को बोला है या तो वो एक डेडलाइन यानी कि टाइम लिमिट के अंदर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा, अदरवाइज जो सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वैसे तो हम लोग इन पॉइंट्स को काफी हद तक पिछले चैप्टर में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे हम लोग इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके लिए हम लोगों को लाइसेंस खरीदना पड़ता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट दे करके, यानी कि रुपये खर्च करके। नेक्स्ट इज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने के लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करके और अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशन अलाउ होता है, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोडिंग के अंदर चेंजेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्लोज सोर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट इज सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, पुराने टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, वहां पे सारा काम टाइपिंग की मदद से होता था। इट मींस किसी भी काम को कराने के लिए आप लोगों को कमांड आनी चाहिए। जब तक आप लोग कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की मदद से कमांड को टाइप नहीं करेंगे, तब तक आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम में आप लोगों को अगर कमांड नहीं भी आती, तो आप लोग अपने माउस की मदद से सारा काम कर सकते हो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर केवल और केवल कमांड की मदद से काम होता था, उनको हम लोग सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते थे। जैसे कि एमएस डोज। एमएस डोज मींस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पहले यूज हो किया जाता था। उसके अंदर सारा काम केवल और केवल कमांड को टाइप करके ही होता था। लेकिन आज के टाइम में हम लोग जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर आप लोगों को ग्राफिक्स यानी कि छोटी छोटी पिक्चर्स देखने को मिल जाती है, फाइल और फोल्डर्स के अलग अलग आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, और इनका यूज हम लोग अपने माउस की मदद से भी करते हैं। इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जीआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नोट की बात कर लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम .exe होता है। जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विंडोज की जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, उन सभी का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम .exe होता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज के बारे में। विंडोज का पूरा नाम एमएस विंडो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। Introduced by Microsoft Company with version Windows 1.0 on 10th of November 1983। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और इसका फर्स्ट वर्जन यानी कि विंडोज 1.0 10th ऑफ नवंबर 1983 को रिलीज कर दिया गया था मार्केट में। नेक्स्ट इज जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सारा काम माउस की मदद से और छोटे छोटे आइकन्स और पिक्चर्स की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी। इट मींस इसके लिए हम लोगों को लाइसेंस खरीदना होता है। एंड नेक्स्ट इज क्लोज सोर्स। इसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स वाज क्रिएटेड बाय लिनस टॉरवाल्ड्स इन 1991। लिनक्स को लिनस टॉरवाल्ड नाम के व्यक्ति ने 1991 में बनाया था। और ये जीयूआई और सीयूआई, इट मींस हम लोग यहाँ पे माउस और साथ ही साथ कमांड टाइप करके दोनों ही तरीके से कार्य कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए हम लोगों को कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं होती और साथ ही साथ ये ओपन सोर्स, इट मींस इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर की पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं लिनक्स के दो नोड्स के बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ कर्नल। लिनक्स का कर्नल जो होता है वो लिनक्स का हार्ट भी कहलाता है। इट डज लिंकिंग एंड लोडिंग एंड इवन मेंटेन्स द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल का काम होता है सभी मैंडेटरी फाइल को, यानी कि जरूरी फाइल को लिंक करना और लोड करना प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उन सभी को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? कर्नल ही करता है लिनक्स के अंदर। नेक्स्ट नोट में लिखा है लिनक्स कम्स विद टू जीयूआई, इट मींस टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर हम लोगों को दो टाइप के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलते हैं। पहले का नाम होता है केडीई और दूसरे का नाम होता है जीनोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोस के बारे में। एमएस डोस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको क्रिएट किया था टिम पैटरसन ने और इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अगस्त 1981 में। ये एक सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट मींस यहाँ पे सारा काम कमांड्स को टाइप करके किया जाता था। ये बेस्ड था एक 86 डोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि आईबीएम कंपनी द्वारा अपने कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था और साथ ही साथ क्लोज्ड सोर्स भी था, लेकिन कुछ वर्जन्स के अंदर एमएस डोज में मॉडिफिकेशन अलाउ कर दिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैक के बारे में। मैक काफी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक का पूरा नाम होता है मैकिंटोश। ये एप्पल कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में। इसको हम लोग एप्पल मैक के नाम से भी जानते हैं। ये एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और साथ ही साथ प्रोप्राइटरी भी होता है, इट मींस इसके लिए लाइसेंस की नीड पड़ती है। नेक्स्ट इज पार्शली ओपन सोर्स, यानी कि ये कुछ हद तक ओपन सोर्स होता है बिकॉज कर्नल इज ओपन सोर्स। कर्नल जो इसका होगा वो ओपन सोर्स होगा, बट इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लोज्ड सोर्स। लेकिन जो इसकी इंटरफेस होगी और साथ ही साथ एप्लीकेशंस होगी वो क्लोज्ड सोर्स होती है, इसीलिए हमने इसको पार्शली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा था। नेक्स्ट इज उबंटू। उबंटू को हम लोग एजुकेशनल उबंटू या ईडीयू उबंटू भी कहते हैं। उबंटू को डिजाइन किया था कैनोनिकल लिमिटेड नाम की कंपनी ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई होता है और साथ ही साथ आधारित है लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और साथ ही साथ ओपन सोर्स भी होता है। इसका मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन अलाउ किया गया है।